हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमर्स कॉर्नर एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो इसमें हमने प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी करना है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। जो भी इसमें रिसीट हैं वो कैसे ट्रीट की जाती हैं एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सबसे पहले अगर कोई अमाउंट होती है कंपनसेशन की, वो ड्यू है या फिर रिसीव बाय एम्प्लॉई है फ्रॉम एम्प्लॉयर, या फिर पहले का एम्प्लॉयर है जहाँ पे वो काम करता था, या फिर वो अब का एम्प्लॉयर है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, उससे कुछ कंपनसेशन मिल रही है एम्प्लॉई को इन केस टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारी ट्रीट होगी एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कोई भी अमाउंट या कॉम्पनसेशन मिलती है जो रिसीव की जाती है बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कनेक्शन विद मॉडिफाइंग, मींस उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंट्रैक्ट की उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो इसमें ये जो प्रॉफिट होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज अ प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी। सो थर्ड पॉइंट में देखो, अगर कोई अमाउंट रिसीव होती है या ड्यू है फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉई एंड वो मानी जाती है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बट ये जो केसेस दिए गए हैं इनको छोड़ के, बिकॉज दीज ऑल पेमेंट्स आर एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। सो इसमें से एनी 3 पेमेंट्स हमने लिखनी है कि अमाउंट पेमेंट जो है ग्रेच्युटी की वो एग्जाम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। नेक्स्ट में कंप्यूटेड पेंशन की अमाउंट है 10 सब सेक्शन 10A, देन रिटायरमेंट कंपनसेशन है वो 10 सब सेक्शन 10B, देन ये एनी 3 पॉइंट्स करने हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई भी अमाउंट रिसीव करता है एम्प्लॉय फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या फिर कोई भी ऐसा फंड है, सो उस केस में हम एम्प्लॉयज़ ओन कंट्रीब्यूशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते या फिर कोई भी इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई अमाउंट रिसीव करता है एम्प्लॉय, ठीक है, अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें सम भी इसमें इंक्लूड होता है जो भी अलॉट किया जाएगा थ्रू बोनस। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एम्प्लॉय कोई भी अमाउंट रिसीव करता है, चाहे वो लमसम में करता है चाहे कोई भी मेथड से करता है, before he is joining any employment with that person or after cessation of his employment, यानी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट बंद हो गई है, एंड हो गया उसका, तो उस केस में अगर कोई अमाउंट रिसीव की जाती है वो लमसम में रिसीव करता है तो उसे हम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। इसका फर्स्ट पॉइंट है लीव ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। फर्स्ट पॉइंट है, इफ जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय एयर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स शैल बी एग्जाम्प्टेड, मीन्स दोनों में से जो भी अमाउंट लीस्ट होगी, कम होगी, वो एग्जाम्प्टेड हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट है क्लास एयर फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेज रूट, एंड नेक्स्ट है एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय। अब ये ध्यान रखना, जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है ये सब में ही आएगा, ठीक है, कि कितनी अमाउंट स्पेंड कर रहा है एम्प्लॉय जर्नी पे। सेकेंड पॉइंट है, अगर बाय रेल कर रहा है तो फर्स्टली उसका जो एयर कंडीशनड फर्स्ट क्लास का जो फेयर है वो कितना है, या फिर वो कितना स्पेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट है, अगर जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसकी जर्नी की या फिर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो कनेक्टेड किए गए हैं बाय रेल, तो उसमें एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर कितना होगा बाय शॉर्टेस्ट रूट, एंड सेकेंड कितना वो स्पेंड कर रहा है एम्प्लॉय। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें ये है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जर्नी की या फिर डेस्टिनेशन का प्लेस है वो कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं बाय रेल या कनेक्टेड नहीं हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो यहाँ पे 2 अमाउंट्स गिवन हैं, उसमें से जो लीस्ट होगी वो एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। फर्स्ट है फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, या फिर कोई अमाउंट स्पेंड की गई है बाय एम्प्लॉय। अगर ये रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर देखा जाएगा अगर प्रिज्यूम किया गया है कि रेल के थ्रू जर्नी हुई है। सेकेंडली वो कितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है परक्विजिट्स एंड अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में सिंपली बताया गया है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो आउटसाइड काम कर रहा है इंडिया के, तो उसे परक्विजिट्स या अलाउंस प्रोवाइड करे जाते हैं बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। सो इसमें देखो ये जो चार्ट है ये देख लेना,
जो इसमें ग्रेचुटी रिसीव की जाती है वो एट द टाइम ऑफ लीविंग भी की जाती है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय भी की जाती है। अगर वो ग्रेचुटी रिसीव की गई है बाय एम्प्लॉय जब वो जॉब छोड़ रहा है, चाहे वो वॉलंटरली हो या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के थ्रू हो, तो ये सैलरी के हेड में आती होती है। अगर सेकंड की बात करें, इन केस उसकी डेथ हो जाती है और उसका लीगल हायर उसकी जो ग्रेचुटी है वो रिसीव कर रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चार्ट देखो, अगर जो एग्जाम्पशन है ग्रेचुटी की वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 फर्स्ट क्लॉज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, वो फुली एग्जाम्प्टेड होती है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वहाँ पे जो इसका क्लॉज है वो देख लेना, वो चेंज हो जाएगा, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, सेक्शन सेम रहेगा। एंड इसमें एम्प्लॉय कवर होते हैं अंडर POGA 1972 और जो नहीं कवर होते 1972 POGA में मीन्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 जो, एंड इन दोनों में फर्दर 3 अमाउंट्स दी जाती हैं जिसमें आपको एग्जाम्पशन दी जाती है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है 15 डेज सैलरी, यानी कि जब जब वो सर्विसेज कंप्लीट कर रहा है तो उसकी 15 डेज़ की सैलरी कितनी बनती है, एंड 7 डेज़ की सैलरी कितनी बनेगी इन केस ऑफ सीजनल फैक्ट्री के वर्कर्स जो हैं। और बी पॉइंट है नोटिफाइड लिमिट है 20 लाख की, एंड 10 लाख की लिमिट है जो रिटायर हो चुके हैं पीरियड टू मार्च 29, 2018। और जो ग्रेचुटी है वो एक्चुअली रिसीव कितनी की है बाय एम्प्लॉय, जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल होगा। एंड ग्रेचुटी का टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा, जो हमने ग्रेचुटी रिसीव की है माइनस जिसमें से ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगी वो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड ली जाएगी, तो यहाँ पे हमारी टैक्सेबल ग्रेचुटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन मंथली और कंप्यूटर्ड। इसका ट्रीटमेंट कैसे है, एक तो अनकम्प्यूटेड पेंशन है जिसे हम पीरियोडिक या नॉर्मल पेंशन भी कहते हैं, जो फुली टैक्सेबल होती है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अगर कंप्यूटेड पेंशन की बात करें जो लमसम में मिलती है, उसका सेक्शन याद कर लेना 10-10, राइट। तो इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्प्टेड होता है, बोथ केसेस में एग्जाम्प्टेड है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में इन केस ऑफ कंप्यूटेड पेंशन में क्या दिया हुआ है, इसमें अगर जो एम्प्लॉय है वो रिसीव करता है ग्रेचुटी और एक है जो ग्रेचुटी नहीं रिसीव करता, अगर वो ग्रेचुटी रिसीव करता है तो उसकी 1/3 कंप्यूटर वैल्यू ऑफ पेंशन की अमाउंट एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। अदरवाइज ऑन द अदर केस जो ग्रेचुटी है वो रिसीव नहीं की गई है बाय एम्प्लॉय तो उसकी हाफ ही अमाउंट उसकी एग्जाम्प्टेड होगी पेंशन की। नेक्स्ट पॉइंट है लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA। सो लीव एनकैशमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो भी सैलरी वो रिसीव करता है फ्रॉम एम्प्लॉयर अपनी एक्यूमुलेटेड लीव्स की जगह पे, तो उसे हम लीव एनकैशमेंट कहते हैं। एंड इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, ऑन लीविंग जॉब और रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA, एंड लीव एनकैशमेंट आफ्टर डेथ, इसका भी सेक्शन सेम है। तो अगर वो आफ्टर ड्यूरिंग सर्विस कर रहा है वो लीव एनकैशमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो दोनों के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। एंड यहाँ पे अगर वो लीव कर रहा है जॉब तो उस केस में वो लीव एनकैशमेंट कर रहा है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो फुली एग्जाम्प्टेड होगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे 4 लिमिट्स दी गई हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। एंड अगर वो आफ्टर डेथ कर रहा है तो वो फुली एग्जाम्प्टेड रहेगा। सो अंडर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या हमारी 4 लिमिट्स आती हैं जब वो जॉब छोड़ता है और लीव एनकैशमेंट करता है। फर्स्ट लिमिट है 10 मंथ्स की सैलरी कितनी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। सेकंड है कि सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड ऑफ लीव स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मीन्स अप्रूव्ड पीरियड की कितनी सैलरी बनती है जब वो रिटायरमेंट लेता है या फिर लीव करता है जॉब को। और मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट क्या है 3 लाख एंड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट में एक्चुअल कितनी वो अमाउंट रिसीव कर रहा है एज लीव एनकैशमेंट, जो बैलेंस होगा मतलब कि इनमें से जो लीस्ट आएगा, ठीक है, उसे हम एज एग्जाम्प्टेड लेंगे जैसे हम स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं। एंड उसको लीव एनकैशमेंट रिसीव कितनी है उसमें से लेस कर देंगे, हमारी अमाउंट आ जाएगी टैक्सेबल की। 6th पॉइंट है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 10B।
सो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर जो कैलकुलेट की गई है अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज की गई है सेक्शन 25F के अकॉर्डिंग, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आता है। एंड सेकंड अमाउंट है कि जो नोटिफाइड लिमिट है, यानी कि जो लिमिट है वो प्रेस्क्राइब की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम या की जाती है, ठीक है, तो वो लेस नहीं होनी चाहिए 5 लाख से, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जो अमाउंट रिसीव करी है एज अ कॉम्पनसेशन, जिसमें से ये तीनों में से कोई भी अमाउंट लेस होगी वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। 7th पॉइंट है, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10(10)(c). अगर कोई एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायर होता है अंडर दीज बॉडीज़, यानी कि जो ये आपको गिवन बॉडीज़ हैं इसमें से कोई बंदा रिटायर हो रहा है वॉलंटरली, तो ये एग्जाम्प्टेड माना जाएगा। फर्स्ट 5 लिख लेना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एनी अदर कंपनी या अथॉरिटी है जो सेंट्रल, स्टेट या प्रोविजनल एक्ट के अंडर आती है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 8th पॉइंट है, इनकम बाय वे ऑफ टैक्स ऑन पर्क्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(c)(c). तो इसमें ये है, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ पर्क्स पे जो उसने एम्प्लॉय को दिए थे, तो ये एग्जाम्प्टेड होता है इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। 9th पॉइंट है, एनी पेमेंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, तो ये फुली एग्जाम्प्टेड होता है फ्रॉम टैक्स। 10th पॉइंट है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। अब इसमें भी 2 केसेस आते हैं, अगर एम्प्लॉयर रेंडर कर रहा है 5 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस, बट इन केस अगर वो नहीं कर रहा, यानी कि वो 5 ईयर्स की सर्विस रेंडर नहीं कर रहा है और उसे सर्विस बंद करनी पड़ रही है ड्यू टू रीज़न कि वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, दैट्स वाई ये दोनों जो है ये टैक्स फ्री होंगे इन दिस केस। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट बताया गया है कि अगर वो एक्सपायरी से पहले ही अपनी सर्विसेज रेंडर करनी बंद कर देता है, तो यहाँ पे हम कैसे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें 12% निकालना है ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी में इन केस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एंड हमने 9.5 पर एनम निकालना है ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन आरपीएफ। नेक्स्ट 11th पॉइंट, एनी पेमेंट फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। तो इसमें ये बताया गया है इन केस अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशरी की या फिर जो रिटायरमेंट हो जाती है, तो उस केस में पेमेंट करी जाती है फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड में से, जो एग्जाम्प्टेड मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। सो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो भी हमारी सीरीज़ चल रही थी सैलरीज़ की, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 13th पॉइंट है, एनी स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। इन केस अगर एम्प्लॉई को कोई अलाउंस प्रोवाइड करता है, तो वो क्यों करता है, क्योंकि सर्टेन एक्सपेंडिचर को मीट करना होता है, तो वो टैक्स फ्री माना जाता है। सो यहाँ तक हमने क्या क्या कर लिया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 13 में हमने 13 पॉइंट पढ़े हैं एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच।